लंदन के एक बेहद पुराने और आलीशान क्लब में शाम का वक्त था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जैसी अक्सर इंग्लैंड में होती है। अंदर का माहौल गर्म था, लेकिन वहां बैठे लोगों की बातों में एक अजीब सी ठंडक और अहंकार था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यह मानते हुए बिताई थी कि दुनिया का केंद्र केवल यूरोप है। कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज के चारों तरफ 5 बुजुर्ग बैठे थे। ये सभी ब्रिटेन के पुराने रसूखदार लोग थे, रिटायर्ड अधिकारी, बैंकर और पुराने जमाने के प्रोफेसर। इनमें सबसे प्रमुख थे मिस्टर आर्थर। 70 साल के आर्थर ने अपनी जवानी के कुछ साल भारत में बिताए थे, लेकिन वो भारत आज का भारत नहीं था। उनके दिमाग में भारत की वही पुरानी तस्वीर थी, धूल भरी सड़कें, बैलगाड़ियां, गरीबी और लाचारी। उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी जिस पर लिखा था, डिजिटल क्रांति, क्या भारत यूरोप से आगे निकल चुका है। आर्थर ने जोर से हंसते हुए उस कागज को मेज पर पटक दिया। उनकी हंसी में मजाक कम और घमंड ज्यादा था। उन्होंने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, जरा इस मजाक को तो देखो। ये कहते हैं कि भारत तकनीकी दुनिया में हमसे 15 साल आगे निकल गया है। भारत, वही देश जहां हमने रेल की पटरियां बिछाई थीं ताकि वे चलना सीख सकें। क्या वे हमें सिखाएंगे कि भविष्य क्या होता है? उनके साथी मिस्टर जॉर्ज, जो कभी व्यापार के सिलसिले में मुंबई गए थे, ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल आर्थर, मुझे याद है जब मैं आखिरी बार वहां गया था। सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा थे। फोन मिलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। और ये रिपोर्ट कहती है कि वहां सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट करता है। यह सरासर झूठ है। यह सब प्रचार है और कुछ नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक और बुजुर्ग ने कहा, लेकिन आर्थर, अगर यह सच नहीं है तो पूरी दुनिया इसकी चर्चा क्यों कर रही है? क्यों न हम खुद जाकर देखें? सुना है वहां 800 से ज्यादा लोग एक साथ जा रहे हैं, सिर्फ यह देखने की क्या यह सच है। हमें भी चलना चाहिए, कम से कम यह साबित करने के लिए कि हम आज भी उनसे बेहतर हैं। आर्थर ने अपनी चाय की प्याली उठाई और एक पल के लिए सोचा। उनके मन में एक अजीब सी चुनौती थी। उन्हें अपने महान होने का इतना नशा था कि उन्हें लगा कि वहां जाकर वे भारत की कमियों का मजाक उड़ाएंगे और वापस आकर दुनिया को बताएंगे कि यूरोप आज भी राजा है। ठीक है, आर्थर ने फैसला सुनाया, हम जाएंगे, हम भारत जाएंगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे कि उनका तथाकथित विकास असलियत में कितना खोखला है। यही वह पल था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें नहीं पता था कि जिस देश को वे देखने जा रहे हैं, वह पुराना देश नहीं रहा जो किसी के सामने हाथ फैलाता था। यह नया भारत था। यह भारत था जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करना जानता था। हफ्ते भर बाद वे सभी हीथ्रो हवाई अड्डे पर खड़े थे। लंदन का यह हवाई अड्डा, जिसे वे दुनिया का सबसे बेहतरीन मानते थे, आज कुछ थका हुआ लग रहा था। लंबी कतारें, सुरक्षा जांच में होती देरी और कर्मचारियों के चेहरे पर तनाव। लेकिन आर्थर और उनके दोस्तों के लिए यह सामान्य था। उन्हें लगता था कि यही दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है। हवाई जहाज में बैठते हुए आर्थर ने अपने दोस्त से कहा, तैयार हो जाओ जॉर्ज, दिल्ली उतरते ही हमें उसी पुरानी गर्मी, धूल और अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। अपनी नाक पर रूमाल रखना मत भूलना। सब हंस पड़े। उनकी हंसी में एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश थी। 12 घंटे का सफर खत्म हुआ। विमान के पहियों ने भारत की धरती को स्पर्श किया। आर्थर ने खिड़की से बाहर देखा। रात का समय था। उन्हें उम्मीद थी कि अंधेरा होगा, कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी होगी। लेकिन नीचे का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे रोशनी का ऐसा समुद्र था जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। सड़कें सीधी और साफ लकीरों की तरह चमक रही थीं। विमान रुका, दरवाजा खुला। आर्थर ने एक गहरी सांस ली, यह सोचकर कि गर्म और उमस भरी हवा उनका स्वागत करेगी। लेकिन हवा में एक ताजगी थी। वे विमान से बाहर निकले और एयरो ब्रिज से होते हुए टर्मिनल की तरफ बढ़े। और जैसे ही उन्होंने टर्मिनल के अंदर कदम रखा, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या यह वही भारत है? उनके सामने एक विशाल, भव्य और चमकता हुआ हवाई अड्डा था। यह किसी कंक्रीट के जंगल जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भव्य बगीचे में आ गए हों। हर तरफ हरियाली थी। दीवारों पर भारत की प्राचीन संस्कृति को दर्शाती हुई खूबसूरत कलाकृतियां थीं। लेकिन तकनीक ऐसी थी जो उन्होंने लंदन में भी नहीं देखी थी। फर्श इतना साफ था कि अपना चेहरा देख लो,
छत पर लटकती हुई विशाल रोशनियां किसी महल का एहसास करा रही थीं। आर्थर और उनका समूह इमिग्रेशन आप्रवासन चेक की तरफ बढ़ा। उनके मन में पुराना डर था, लंबी लाइनें, पसीने से तरबतर लोग और कागजों की जांच में लगते घंटों। जॉर्ज ने अपनी घड़ी देखी और कहा, तैयार हो जाओ आर्थर, कम से कम 2 घंटे तो यहां लगेंगे ही। वे आगे बढ़े, लेकिन वहां कोई लंबी लाइन नहीं थी। वहां कोई चिल्लाने वाला अधिकारी नहीं था। वहां कतारों में एक अजीब सा अनुशासन था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात कुछ और थी। उन्होंने देखा कि लोग अपने पासपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन कोई ठप्पा लगाने की आवाज नहीं आ रही। लोग एक मशीन के सामने खड़े होते, मशीन उनका चेहरा स्कैन करती और दरवाजा अपने आप खुल जाता। यह क्या जादू है? जॉर्ज ने धीरे से पूछा। वहां खड़े एक युवा भारतीय कर्मचारी ने, जिसने हाथ जोड़े हुए थे, बेहद विनम्रता से हिंदी में कहा, नमस्ते सर, इसे डीजी यात्रा कहते हैं। आपका चेहरा ही आपकी पहचान है। अब आपको कागजों के पुलिंदे संभालने की जरूरत नहीं, बस कैमरे की तरफ देखिए और भारत में आपका स्वागत है। आर्थर हक्के बक्के रह गए। लंदन में अभी भी उन्हें पासपोर्ट को स्कैन करने और अधिकारी के सवालों का जवाब देने में घंटों लगते थे, और यहां यह काम मिनटों में हो रहा था। उन्होंने मशीन की तरफ देखा, हरी बत्ती जली और गेट खुल गया। कुल मिलाकर 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट लगे उन्हें उस प्रक्रिया को पूरा करने में जिसे लेकर वे 2 घंटे का अनुमान लगा रहे थे। बाहर निकलते हुए आर्थर ने अपने साथियों को देखा। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे चुपचाप अपना सामान लेने पहुंचे। वहां भी वही हाल था। बेल्ट पर उनका सामान आ चुका था। कोई धक्का मुक्की नहीं, बेल्ट पर कोई शोर नहीं। एक स्क्रीन पर साफ लिखा था कि आपका सामान कितने मिनट में आएगा, और वह समय बिल्कुल सटीक था। जब वे हवाई अड्डे से बाहर निकले तो आर्थर ने सोचा कि अब तो असली भारत दिखेगा। अब तो वो टैक्सी वाले हमें घेर लेंगे, भीख मांगते लोग दिखेंगे। लेकिन बाहर का नजारा तो अंदर से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सामने एक व्यवस्थित कतार में टैक्सियां खड़ी थीं। लोग अपने फोन में कुछ देख रहे थे और गाड़ियां उनके पास आ रही थीं। आर्थर ने एक टैक्सी बुक करने की कोशिश की। उनके पास भारतीय मुद्रा रुपये नकद में थी। उन्होंने सोचा कि ड्राइवर नकद देखकर खुश होगा। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर विनम्रता से कहा, सर, अगर आप चाहें तो फोन से भुगतान कर सकते हैं, खुले पैसों की कोई चिंता नहीं। आर्थर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम फोन से पैसे लेते हो? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा एक छोटा सा QR कोड दिखाया। साहब, आज का भारत है। यहां सब्जी वाले से लेकर चाय वाले तक सब डिजिटल है। आप तो मेहमान हैं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गाड़ी हवा से बातें करती हुई सड़क पर दौड़ने लगी। आर्थर ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे थे और बीच में रंग बिरंगे फूल खिले थे। सड़क पर गड्ढे नहीं थे, बल्कि वह मक्खन की तरह चिकनी थी। जिस रास्ते को तय करने में उन्हें पहले 2 घंटे लगते थे, वह अब आधे घंटे का रास्ता रह गया था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते हुए साइन बोर्ड और सबसे बड़ी बात, सफाई। आर्थर के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनका दशकों पुराना अहंकार था, जो यह मानने को तैयार नहीं था कि वे गलत थे। दूसरी तरफ उनकी आंखों के सामने यह नई सच्चाई थी। उन्होंने अपने दोस्त जॉर्ज की तरफ देखा। जॉर्ज भी बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या हम वाकई उसी देश में हैं जिसे हम गरीब कहते थे? होटल पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शहर सो नहीं रहा था। शहर सांस ले रहा था, एक नई ऊर्जा के साथ। होटल के कमरे में पहुंचकर आर्थर ने बालकनी का दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। उन्होंने अपनी जेब से वो रिपोर्ट निकाली जिसे उन्होंने लंदन में मजाक समझकर मेज पर पटक दिया था। उन्होंने उसे फिर से पढ़ा। भारत अब बदल चुका है। आर्थर ने मन ही मन कहा, नहीं, यह सिर्फ हवाई अड्डा और कुछ अच्छी सड़कें हो सकती हैं। असली भारत तो गांवों में है, ट्रेनों में है। कल मैं वहां जाऊंगा। कल मैं साबित करूंगा कि यह सब सिर्फ दिखावा है। लेकिन आर्थर को यह नहीं पता था कि अगली सुबह उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि जिस ट्रेन यात्रा को वे भीड़ और गंदगी का प्रतीक मानते थे, वह कल उनके होश उड़ाने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि एक आम भारतीय नागरिक की समझदारी और ईमानदारी उनके तथाकथित सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा मारने वाली थी। रात गहरी हो गई थी, लेकिन आर्थर की नींद उड़ चुकी थी। यह डर नहीं था, यह एक अजीब सी बेचैनी थी।
यह उस विश्वास के टूटने की आवाज थी जो उन्होंने 70 साल तक अपने सीने में पाल रखा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आर्थर की आंख खुल गई। होटल का बिस्तर नरम था, लेकिन उनका मन बेचैन था। उन्होंने खिड़की से पर्दा हटाया। दिल्ली की सुबह शांत थी, लेकिन सड़कों पर जीवन शुरू हो चुका था। आर्थर ने अपने मन को समझाया, कल रात जो देखा वह सिर्फ एक छलावा था। हवाई अड्डे अमीर देशों की तरह हो सकते हैं, लेकिन आज हम भारतीय रेलवे देखेंगे, वही रेलवे जो हमने अंग्रेजों ने उन्हें दी थी। आज मुझे वही भीड़, वही गंदगी और वही पुराना भारत मिलेगा। होटल की लॉबी में उनका समूह तैयार खड़ा था। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्थर, मैंने सुना है भारतीय ट्रेनों में लोग छतों पर बैठकर सफर करते हैं। क्या हमें भी छत पर जगह मिलेगी? सब जोर से हंस पड़े। यह हंसी उनकी घबराहट को छुपाने का एक तरीका थी। वे टैक्सी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकले। आर्थर ने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखने के लिए पेन तैयार किया। वे उन कमियों को नोट करना चाहते थे जो उन्हें यकीन था कि उन्हें मिलने वाली हैं। गाड़ी स्टेशन के बाहर रुकी। आर्थर ने बाहर कदम रखा और अपनी नाक पर रूमाल रखने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्हें उम्मीद थी कि बदबू का एक भभका आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हवा में सुबह की ताजगी और अगरबत्ती की हल्की भीनी खुशबू थी। उनके सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भव्य भवन खड़ा था। यह किसी पुराने जर्जर ढांचे जैसा नहीं था। यह साफ सुथरा और व्यवस्थित था। भीड़ कहाँ है? आर्थर ने इधर उधर देखते हुए पूछा। भीड़ थी, लोग थे, लेकिन वे बेतहाशा भाग नहीं रहे थे। सब कुछ एक लय में चल रहा था। वे अंदर गए। स्टेशन का फर्श इतना साफ था कि जॉर्ज को अपना भारी सूटकेस घसीटने में शर्म महसूस हुई। दीवारों पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की तस्वीरें थीं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उनकी नजरें एक सफेद और नारंगी रंग की ट्रेन पर टिक गईं। उसका अगला हिस्सा किसी गोली बुलेट की तरह नुकीला और हवा को चीरने वाला लग रहा था। वह धूप में चमक रही थी। यह क्या है? आर्थर के मुंह से बेसाख्ता निकला। वहां से गुजर रहे एक कुल्ली ने, जिसने लाल वर्दी पहनी थी और सिर पर भारी सामान उठाया हुआ था, आर्थर की हैरानी देख ली। उसने रुककर बड़े गर्व से हिंदी में कहा, बाबूजी, यह वंदे भारत है, हमारे देश की शान। यह विदेशी नहीं है, हमारे अपने इंजीनियरों ने बनाई है। भारत की मिट्टी का लोहा है इसमें। कुली की आंखों में जो चमक थी, उसने आर्थर को अंदर तक हिला दिया। एक साधारण कुली, जिसे वे शायद अनपढ़ समझते थे, वह अपनी देश की तकनीक पर इतना गर्व कर रहा था। वे ट्रेन के करीब गए। दरवाजा अपने आप ऑटोमेटिक खुला, बिल्कुल वैसे जैसे लंदन की महंगी मेट्रो में होता है। अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी विमान के बिजनेस क्लास में आ गए हों। सीटें घूमने वाली थीं, बड़ी बड़ी खिड़कियां और हर सीट के पास चार्जिंग पॉइंट। एसी की ठंडक ने उन्हें राहत दी, लेकिन उनके माथे पर पसीना आ गया था, गर्मी से नहीं, बल्कि अपनी सोच के गलत साबित होने से। जॉर्ज अपनी सीट पर बैठे और उसे घुमाकर खिड़की की तरफ कर लिया। आर्थर, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लंदन से मैनचेस्टर जाने वाली हमारी ट्रेनें 50 साल पुरानी हैं। उनकी सीटें फटी होती हैं और किराया आसमान छूता है, और यह तो भविष्य है। ट्रेन ठीक समय पर चली, 1 सेकंड की भी देरी नहीं। आर्थर ने खिड़की से बाहर देखा। शहर पीछे छूट रहा था और भारत के खेत खलिहान नजर आने लगे थे, लेकिन ट्रेन की गति वह बढ़ती ही जा रही थी। डिब्बे के अंदर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर गति के आंकड़े बदल रहे थे। 100, 120, 140, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। आर्थर ने पास से गुजरते हुए टिकट परीक्षक टे को रोका। माफ करना, आर्थर ने पूछा, क्या यह ट्रेन सच में भारत में बनी है? क्या इंजन जापान या जर्मनी से नहीं आया? टीटी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, इसका एक एक पुर्जा, एक एक नट वोल्ट भारत में बना है, चेन्नई की फैक्ट्री में। यह मेक इन इंडिया है। हम अब मांगते नहीं हैं, हम बनाते हैं। टीटीई के जाने के बाद आर्थर ने पानी का गिलास अपनी मेज पर रखा। 160 की रफ्तार पर भी पानी में एक लहर तक नहीं उठ रही थी। इतना आसान और आरामदायक सफर। उन्हें याद आया कि कैसे उनके दादाजी कहानियां सुनाते थे कि भारत की ट्रेनों में धूल और कोयले का धुआं भर जाता था, लेकिन यहां तो कांच के पार भारत की बदलती हुई तस्वीर दिख रही थी। तभी एक घोषणा हुई और कुछ कर्मचारियों ने नाश्ता परोसना शुरू किया।
खाना गर्म था और सफाई से पैक किया गया था। परोसने वाले कर्मचारियों का व्यवहार किसी 5 सितारा होटल के वेटर जैसा था। आर्थर के बगल वाली सीट पर एक भारतीय परिवार बैठा था। एक बुजुर्ग महिला जो साड़ी पहने हुए थीं, ने अपना टिफिन खोला। उसमें घर का बना खाना था। उन्होंने आर्थर की ललचाई नजरें देखीं और मुस्कुराते हुए अपना डिब्बा आगे कर दिया। लीजिए, उन्होंने स्नेह से कहा, यह थेपला है, घर का है, छक्कर देखिए। आर्थर झिझके। पूरी जिंदगी उन्हें सिखाया गया था कि भारत में साफ सफाई नहीं होती, वहां का खाना बीमार कर सकता है। लेकिन उस महिला की आंखों में जो ममता थी, उसने उनके सारे डर को पिघला दिया। उन्होंने एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा। स्वाद बेहतरीन था, लेकिन उससे ज्यादा बेहतरीन था वह अपनापन जो एक अनजान विदेशी को मिल रहा था। हम अंग्रेजों ने तुम पर राज किया, आर्थर ने मन ही मन सोचा, लेकिन तुम्हारे पास दिल आज भी हमसे बड़ा है। कुछ घंटों बाद ट्रेन अपने गंतव्य पर रुकी। सफर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। उतरते समय जॉर्ज ने आर्थर के कंधे पर हाथ रखा। आर्थर, मुझे लगता है हमें अपनी रिपोर्ट फाड़ देनी चाहिए। हम 15 साल आगे होने का दावा कर रहे थे, लेकिन सच तो यह है कि रेल के मामले में हम शायद 20 साल पीछे रह गए हैं। हमारे देश में एक नई पटरी बिछाने में 10 साल लग जाते हैं और ये लोग पूरा ढांचा बदल रहे हैं। आर्थर चुप रहे। वे स्टेशन से बाहर निकले। दोपहर की धूप तेज थी। अब उनका अगला पड़ाव एक गांव था। आर्थर ने खुद को तसल्ली दी, शहर बदल गए होंगे, ट्रेनें बदल गई होंगी, लेकिन भारत की असली सच्चाई तो गांवों में है। वहां अभी भी गरीबी होगी, वहां अभी भी लोग पुराने जमाने में जी रहे होंगे, वहां मेरी पुरानी धारणाएं सही साबित होंगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनका अहंकार घायल हो चुका था, लेकिन अभी भी जिंदा था। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि पूरा देश बदल चुका है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि भारत का असली चमत्कार तो शहरों की ऊंची इमारतों या तेज रफ्तार ट्रेनों में नहीं, बल्कि उन गांवों में छिपा है जहां तकनीक और परंपरा ने हाथ मिला लिया है। जैसे ही वे टैक्सी में बैठे, आर्थर ने अपने समूह से कहा, ज्यादा खुश मत हो, अभी हमने सिर्फ वो देखा है जो ये हमें दिखाना चाहते थे। अब हम असली भारत देखेंगे, चलो गांव की ओर। लेकिन नियति आर्थर पर हंस रही थी, क्योंकि जिस गांव में वे जा रहे थे वहां दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी क्रांति जो न तो अमेरिका में थी न ही ब्रिटेन में। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत के सबसे गरीब आदमी को भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी जितना ताकतवर बना दिया था। गाड़ी शहर की सीमाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। अब वे ग्रामीण भारत की ओर बढ़ रहे थे। आर्थर ने राहत की सांस ली। खिड़की के बाहर खेत दिख रहे थे। उन्हें लगा कि अब अंततः उन्हें वह भारत दिखेगा जिसके बारे में उन्होंने किताबों में पढ़ा था, पिछड़ा, गरीब और तकनीक से कोसों दूर। देखो जॉर्ज, आर्थर ने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा, असली भारत अब शुरू होता है। वो शहर तो बस एक मुखौटा था। अब देखना, हमें कच्ची सड़कें मिलेंगी, धूल मिलेगी और ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें यह भी नहीं पता होगा कि इंटरनेट क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, आर्थर की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। जिस सड़क पर वे चल रहे थे वह टूटी फूटी पगडंडी नहीं थी। वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी एक पक्की, काली और मजबूत सड़क थी जो खेतों के बीच से सांप की तरह गुजर रही थी। सड़क के दोनों ओर हरियाली थी और बिजली के खंभे हर जगह दिखाई दे रहे थे। गाड़ी एक छोटे से कस्बे के बाजार में रुकी। यह एक पारंपरिक भारतीय बाजार था, रंग बिरंगा, शोरगुल से भरा और जीवंत। आर्थर ने ड्राइवर से कहा, रोको, मुझे प्यास लगी है, मैं वहां से कुछ फल खरीदूंगा। वे गाड़ी से उतरे। आर्थर ने अपने दोस्तों की तरफ आंख मारी, मानो कह रहे हों, अब देखो तमाशा। वे एक बूढ़ी अम्मा की दुकान के पास गए। अम्मा की उम्र 70 के पार होगी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, सिर पर पल्लू था और हाथों में कांच की चूड़ियां। वे सड़क किनारे बैठकर ताजी सब्जियां और फल बेच रही थीं। आर्थर को लगा कि यह सही मौका है, यह साबित करने का कि भारत अभी भी नकद और रेजगारी चिल्लर की समस्याओं में उलझा हुआ है। उन्होंने 1 दर्जन केले लिए और जानबूझकर अपनी जेब से 500 रुपये का एक बड़ा नोट निकाला। उन्हें पता था कि केले लिए उन्हें कई सह की कई मता था, सिर्फ 60-70 रुपये के होंगे। वे देखना चाहते थे कि यह अनपढ़ दिखने वाली महिला कैसे परेशान होती है, कैसे वह खुले पैसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागती है। आर्थर ने नोट आगे बढ़ाया और टूटी फूटी हिंदी में कहा,
चेंज? खुले पैसे? अम्मा ने नोट की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने अपनी टोकरी के बगल में रखे एक छोटे से गत्ते के टुकड़े की ओर इशारा किया। उस पर एक काला और सफेद वर्गाकार चित्र बना था, एक क्यूआर कोड। वह कोड धूप और बारिश से थोड़ा धुंधला हो गया था, लेकिन वह वहां मौजूद था। अम्मा ने अपनी देहाती भाषा में सहजता से कहा, बेटा, खुले नहीं है, स्कैन कर दे। आर्थर को लगा उन्होंने गलत सुना। क्या? अम्मा ने फिर से कहा, फोन है ना, स्कैन कर दे। मेरे पास रेजगारी नहीं है। आर्थर सन्न रह गए। लंदन के कई बड़े दुकानों में आज भी कैश ओनली, केवल नकद का बोर्ड लगा रहता है। और यहां भारत के एक सुदूर गांव में एक बुजुर्ग महिला, जो शायद स्कूल भी नहीं गई होगी, वह डिजिटल पेमेंट मांग रही थी। जॉर्ज, जो पीछे खड़े थे, आगे आए। उन्होंने अपना फोन निकाला। उन्होंने अभी अभी हवाई अड्डे पर विदेशी पर्यटकों के लिए शुरू की गई यूपीआई उपी सुविधा का ऐप डाउनलोड किया था। जॉर्ज ने कांपते हाथों से कोड स्कैन किया और पिन डाला। अगले ही पल वहां रखे एक छोटे से स्पीकर साउंड बॉक्स से एक मशीनी आवाज आई। 70 रुपये प्राप्त हुए। वह आवाज किसी मामूली स्पीकर की आवाज नहीं थी। वह आर्थर के भ्रम के टूटने की आवाज थी। वह उस नए भारत की घोषणा थी जो अब चिल्लर के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। आर्थर ने उस साउंड बॉक्स को ऐसे देखा जैसे वह कोई एलियन तकनीक हो। यह कैसे संभव है? उन्होंने बुदबुदाया। लंदन में मुझे अपनी कार पार्क करने के लिए सिक्कों की जरूरत पड़ती है, और यहां यह महिला। अम्मा ने आर्थर के चेहरे के भाव पढ़ लिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, यह भारत है। यहां अब सब कुछ हवा में होता है। मेरा बेटा शहर में काम करता है, वह वहीं से पैसे भेजता है और इसी डिब्बे में आवाज आ जाती है। मुझे बैंक की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्थर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे चुपचाप केले लेकर पीछे हट गए, लेकिन झटका अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखी। वहां कुछ युवा लड़के बैठे थे। वे गपशप नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सभी अपने स्मार्टफोन में खोए हुए थे। आर्थर के मन में फिर वही पुराना विचार आया, जरूर ये फिल्में देख रहे होंगे या समय बर्बाद कर रहे होंगे। आर्थर उनके पास गए और पूछा, क्या देख रहे हो? कोई बॉलीवुड फिल्म? उनमें से एक लड़के ने, जिसके कपड़े साधारण थे लेकिन आंखों में चमक थी, अपना फोन घुमाकर दिखाया। स्क्रीन पर कोई फिल्म नहीं थी। वहां एक ऑनलाइन क्लास चल रही थी। एक शिक्षक विज्ञान के सूत्र समझा रहे थे। नहीं सर, लड़के ने जवाब दिया, मैं कोडिंग सीख रहा हूं। बेंगलोर की एक कंपनी का ऑनलाइन कोर्स है। हमारे गांव में फाइबर इंटरनेट आ गया है, तो अब मुझे पढ़ने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। कोडिंग? आर्थर की आवाज लड़खड़ा गई। यहां, इस गांव में? जी हां, दूसरे लड़के ने कहा। हम अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं। हम किसानों के लिए एक ऐप बना रहे हैं ताकि वे अपनी फसल सीधे शहर में बेच सकें। बीच के दलालों को हटाना है। आर्थर को चक्कर आने लगा। वे पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गए। उन्होंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। जॉर्ज, विलियम और बाकी सबके चेहरे पर वही अविश्वास था। वे भारत को सपेरों का देश समझने आए थे, लेकिन उन्हें यहां कोठरों कोडर्स का देश मिल रहा था। जिस यूरोप को वे सभ्यता का शिखर मानते थे, वहां आज भी ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कछुए जैसी थी। और यहां गांव के बच्चे दुनिया के सबसे सस्ते डेटा का इस्तेमाल करके अपना भविष्य लिख रहे थे। आर्थर ने जॉर्ज से धीरे से कहा, जॉर्ज, क्या तुम्हें याद है जब हम लंदन में चर्चा कर रहे थे कि भारत को मदद की जरूरत है? जॉर्ज ने सिर झुका लिया। हां आर्थर, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें उनकी मदद की जरूरत है। उनका डिजिटल ढांचा, उनका यह यूपीआई, यह सब जादुई है। हमने अपने अहंकार में अपनी आंखें बंद कर ली थीं। शाम ढल रही थी। गांव के मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी। आर्थर ने देखा कि उस आरती के दौरान भी मंदिर के दान पात्र पर एक क्यूआर कोड लगा था। श्रद्धा और तकनीक का ऐसा संगम उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। वापस गाड़ी में बैठते हुए आर्थर बिल्कुल शांत थे। उनका वह अभिमान, वह अकड़ जो वे लंदन से लेकर आए थे, अब पिघलने लगी थी। उसकी जगह अब एक डर और एक गहरा सम्मान ले रहा था। डर इस बात का कि उनका देश कितना पीछे छूट गया है, और सम्मान इस देश के लिए जिसने बिना शोर मचाए दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति कर दिखाई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। सर, अब कहां चलना है? आर्थर ने एक गहरी सांस ली। अस्पताल चलो। मुझे देखना है कि क्या तुम लोग सिर्फ पैसे ही डिजिटल करते हो
या इंसानों की जान बचाने में भी इतने ही आगे हो। आर्थर को लगा कि स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर ही वह जगह होगी जहां भारत मात खाएगा। सरकारी अस्पताल, गंदगी, भीड़, यही उनकी आखिरी उम्मीद थी अपने पुराने विश्वास को बचाने की। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए एक सपना है। गाड़ी एक बड़े सरकारी अस्पताल के सामने रुकी। यह कोई निजी 5 सितारा अस्पताल नहीं था, बल्कि एक ऐसा संस्थान था जहां आम आदमी अपना इलाज कराने आता था। आर्थर ने बाहर देखा और मन ही मन सोचा, बस यही वो जगह है जहां भारत का सच सामने आएगा। भीड़, बदबू और जमीन पर लेटे मरीज, यही तो हमने हमेशा सुना है। वे गाड़ी से उतरे। गेट पर भीड़ जरूर थी, लेकिन वह अराजक नहीं थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आर्थर ने जॉर्ज को कोहनी मारी, तैयार हो जाओ जॉर्ज, अपनी जेब और अपना नाक दोनों को बचा कर रखना। लेकिन जैसे ही वे ओपीडी ब्लॉक के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में फिनाइल और सफाई की महक थी। फर्श साफ था। दीवारों पर स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में लिखी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी शांति। इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई चिल्ला नहीं रहा था। यह कैसे संभव है? आर्थर ने धीरे से कहा। लंदन के अस्पतालों में आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है, और यहां इतनी भीड़ को ये कैसे संभाल रहे हैं? तभी उनकी नजर एक काउंटर पर पड़ी। वहां एक गरीब किसान अपना कार्ड दिखा रहा था। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने कार्ड स्कैन किया और तुरंत उसे एक पर्ची दे दी। कोई पैसा नहीं लिया गया। आर्थर तेजी से वहां गए। उन्होंने अपनी टूटी फूटी हिंदी में उस किसान से पूछा, भाई आपने पैसे नहीं दिए डॉक्टर को दिखाने की फीस? किसान ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए गर्व से कहा, साहब यह आयुष्मान भारत का कार्ड है, मोदी जी ने दिया है। 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। अब हम गरीबों को इलाज के लिए जमीन नहीं बेचनी पड़ती। मुफ्त? आर्थर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमेरिका और यूरोप में स्वास्थ्य बीमा के नाम पर कंपनियां लोगों को लूट रही थीं, और यहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज दे रही थी। वे आगे बढ़े। वे देखना चाहते थे कि डॉक्टर कैसे हैं, क्या वे वाकई काबिल हैं। वे कार्डियोलॉजी विभाग की ओर गए। वहां एक युवा डॉक्टर एक बुजुर्ग मरीज को देख रहे थे। डॉक्टर की उम्र मुश्किल से 35 साल होगी। आर्थर और उनका समूह दूर खड़े होकर देखने लगे। डॉक्टर ने मरीज की बात को इतने धैर्य और प्यार से सुना जैसे वह उनका अपना पिता हो। फिर उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी और समझाया कि उन्हें कैसे लेना है। जब मरीज चला गया तो आर्थर हिम्मत करके डॉक्टर के पास गए। माफ कीजिएगा डॉक्टर, आर्थर ने अंग्रेजी लहजे वाली हिंदी में कहा। मेरा नाम आर्थर है, मैं लंदन से हूं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया। जी जरूर, कहिए। आप इतने युवा हैं, आर्थर ने कहा। आपने जरूर किसी बड़े कॉलेज से पढ़ाई की होगी। आप चाहते तो लंदन या अमेरिका जा सकते थे, वहां आप करोड़ों कमाते। आप यहां इस भीड़ में क्यों काम कर रहे हैं? डॉक्टर की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने अपनी स्टेथोस्कोप को मेज पर रखा और आर्थर की आंखों में सीधे देखा। मिस्टर आर्थर, डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, मैंने लंदन से ही अपनी डिग्री ली है। मुझे वहां की एक बड़ी फार्मा कंपनी ने लाखों पाउंड का ऑफर भी दिया था। तो आपने मना क्यों किया? जॉर्ज ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वहां मरीज को ग्राहक, कस्टमर समझा जाता है, डॉक्टर ने जवाब दिया। और भारत में हम मरीज को भगवान का रूप मानते हैं। मेरे देश को मेरी जरूरत है। जब मैं यहां किसी गरीब की जान बचाता हूं और उसकी बूढ़ी मां मेरे सिर पर हाथ रखकर दुआ देती है, तो वह सुकून मुझे लंदन के किसी भी आलीशान घर में नहीं मिल सकता। इसे हम सेवा भाव कहते हैं। शायद यह शब्द आपकी डिक्शनरी में ना हो। आर्थर को लगा जैसे किसी ने उन्हें तमाचा मारा हो। वे जिसे पिछड़ापन समझते थे, वह दरअसल इंसानियत की सबसे ऊंची सीढ़ी थी। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर दिखाया। वहां की मशीनें उतनी ही आधुनिक थीं जितनी लंदन के किसी अस्पताल में। और सुनिए, डॉक्टर ने एक मशीन की ओर इशारा किया। यह मशीन अब हम आयात नहीं करते, यह भारत में ही बनती है। इसलिए हम हार्ट सर्जरी, दिल का ऑपरेशन लंदन के मुकाबले 10 गुना कम कीमत में कर पाते हैं। हम स्वास्थ्य को व्यापार नहीं, अधिकार मानते हैं। अस्पताल से बाहर निकलते समय आर्थर का सिर भारी था, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। गेट के बाहर उन्हें एक दुकान दिखी जिस पर लिखा था जन औषधि केंद्र। वहां लंबी कतार थी। आर्थर ने सोचा, जरूर यहां दवाइयां नहीं मिल रही होंगी।
वे पास गए और एक व्यक्ति से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? आदमी ने अपनी दवाइयों का पत्ता दिखाते हुए कहा, साहब, जो दवाई बाजार में 100 रुपये की मिलती है, वही दवाई यहाँ मोदी जी की दुकान पर 10 रुपये में मिल रही है। यह जेनरिक दवाई है, असर वही, बस दाम कम। अब दवाई के बिना कोई मरता नहीं है। आर्थर ने उस दवाई के पत्ते को हाथ में लिया। वह वही सॉल्ट फॉर्मूला था जो ब्रिटेन में बेहद महंगा बिकता था, और यहाँ यह मूंगफली के भाव मिल रहा था। जॉर्ज, आर्थर ने कांपती आवाज में कहा, हम अपने नागरिकों से झूठ बोलते रहे। हम कहते रहे कि हमारी स्वास्थ्य सेवा दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन हम उन्हें लूट रहे हैं, और ये लोग अपने हर नागरिक का ख्याल रख रहे हैं। यह समाजवाद नहीं है, यह परिवार है। पूरा देश एक परिवार की तरह चल रहा है। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और आसमान संतरी हो गया था। आर्थर, जो इस यात्रा की शुरुआत में एक अहंकारी आलोचक थे, अब एक टूटे हुए इंसान लग रहे थे। लेकिन इस टूटने में एक खूबसूरती थी। उनका अहंकार टूट रहा था ताकि सच्चाई अंदर आ सके। वे अपनी गाड़ी के पास वापस आए। ड्राइवर ने पूछा, साहब, अब होटल चलें? आप थक गए होंगे। आर्थर ने न में सिर हिलाया, नहीं, मुझे होटल नहीं जाना। मुझे वह देखना है जो इन सब चीजों को चलाता है। मुझे भारत की आत्मा देखनी है। मुझे वहां ले चलो जहां लोग शाम को इकट्ठा होते हैं, गंगा के किनारे। वे वाराणसी, काशी की ओर मुड़ गए। आर्थर नहीं जानते थे कि विज्ञान और विकास के इस चमत्कार के बाद अब वे आध्यात्मिकता के उस सागर में डुबकी लगाने जा रहे थे जो भारत की असली शक्ति है। वह शक्ति जिसने इस देश को हजारों सालों से जीवित रखा है। जैसे ही उनकी गाड़ी वाराणसी की सीमा में दाखिल हुई, आर्थर के मन में एक अजीब सी शांति छा गई। यह वो शहर था जिसे मार्क ट्वेन ने इतिहास से भी पुराना बताया था। आर्थर ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि काशी वाराणसी मरने वालों का शहर है। उन्होंने सोचा था कि यहां उन्हें सिर्फ शमशान, संकरी बदबूदार गलियां और लाचार भिखारी मिलेंगे। लेकिन आज का काशी कुछ और ही कहानी कह रहा था। गाड़ी गोदौलिया चौराहे पर रुकी। आर्थर ने बाहर कदम रखा। शाम हो रही थी। हवा में चंदन और फूलों की महक थी। सामने की सड़क चौड़ी और साफ थी। बिजली के तार, जो कभी आसमान को मकड़ी के जाल की तरह ढक लेते थे, अब भूमिगत अंडरग्राउंड हो चुके थे। जॉर्ज, आर्थर ने हैरानी से कहा, क्या यह वही पुराना शहर है? मुझे तो लगा था यहां चलना भी मुश्किल होगा। वे विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़े। आर्थर के दिमाग में जो तस्वीर थी वह संकरी और अंधेरी गलियों की थी, जहां सांस लेना भी दूभर होता था। लेकिन जब वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गलियारे के सामने पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक भव्य, विशाल और अलौकिक दृश्य था। गंगा नदी के तट से लेकर मंदिर के गर्भगृह तक सब कुछ एक सीधा और भव्य रास्ता बन चुका था। पत्थरों पर की गई नक्काशी ऐसी थी जैसे स्वर्ग के कारीगरों ने उसे तराशा हो। वहां गंदगी का नामो निशान नहीं था। हजारों श्रद्धालु वहां मौजूद थे, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर उस भव्यता को निहार रहा था। आर्थर ने एक दीवार को छूकर देखा। वह पत्थर ठंडा और मजबूत था। यह तो किसी महल जैसा लगता है, उन्होंने बुदबुदाया। इन्होंने अपने भगवान के लिए इतना सुंदर घर बनाया है, और हमारे यूरोप के बड़े बड़े गिरजाघर, चर्च आज खाली पड़े हैं। वहां कबूतर रहते हैं, इंसान नहीं। और यहां उन्होंने देखा कि नौजवान लड़के लड़कियां माथे पर तिलक लगाए पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। यह सिर्फ धर्म नहीं था, यह इस देश की ऊर्जा थी। आर्थर ने महसूस किया कि यूरोप ने आधुनिक बनने की दौड़ में अपनी आत्मा खो दी है, लेकिन भारत ने आधुनिक बनकर अपनी आत्मा को और निखार लिया है। वे आगे बढ़े और गंगा घाट की ओर गए। सूरज डूब चुका था और अब आरती का समय था। दशाश्वमेध घाट पर लाखों लोगों की भीड़ थी। आर्थर को लगा कि इतनी भीड़ में जरूर भगदड़ मचेगी, लेकिन वहां जो हुआ उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। 7 पुजारी रेशमी वस्त्र पहने एक कतार में खड़े थे। उनके हाथों में बड़े बड़े आरती के दीप थे, और जैसे ही शंखनाद हुआ पूरा माहौल गूंज उठा। हजारों घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि और वेदों के मंत्र। यह शोर नहीं था, यह संगीत था। यह एक ब्रह्मांडीय लय, कॉस्मिक रिदम थी। आर्थर ने देखा कि हजारों लोग एक साथ हाथ जोड़े खड़े हैं। नावों पर बैठे लोग, घाट की सीढ़ियों पर बैठे लोग, अमीर, गरीब, देसी, विदेशी, सब एक ही रंग में रंगे थे। आर्थर की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह दुख के आंसू नहीं थे,
यह उस एहसास के आंसू थे जो इंसान को अपनी लघुता, छोटेपन का एहसास कराता है। विलियम, आर्थर ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ते हुए कहा। आवाज भर्राई हुई थी। हम दुनिया को जीतने निकले थे। हमने देशों को गुलाम बनाया, इमारतें बनाई, मशीनें बनाई, लेकिन हम कभी वह नहीं बना पाए जो इन लोगों के पास है। आर तक मशीनें पता था कर आपने परी है, चा कर कर। क्या आर्थर? विलियम ने पूछा। जीवंतता। आर्थर ने नदी की ओर इशारा किया। देखो उस नदी को। हमारे लिए टेम्स नदी सिर्फ पानी है। हम उसमें कचरा न फेंकने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन इनके लिए यह नदी मान है। यह सिर्फ पानी नहीं, यह इनकी आस्था है। और जब आप प्रकृति को मां मानते हैं तो आप कभी गरीब नहीं हो सकते। तभी एक छोटा लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी, उनके पास आया। उसके हाथ में फूलों की एक टोकरी थी जिसमें छोटा सा दिया जल रहा था। साहब, उसने अंग्रेजी में नहीं, अपनी मीठी हिंदी में कहा, गंगा मैया के लिए दिया जलाओगे? मन की मुराद पूरी होती है। आर्थर, जो विज्ञान और तर्क, लॉजिक के सिवा किसी को नहीं मानते थे, झुक गए। उन्होंने कांपते हाथों से वह दिया लिया। उन्होंने उसे गंगा के पानी में प्रवाहित किया। वह छोटा सा दिया लहरों पर तैरता हुआ दूर जाने लगा, हजारों अन्य दियों के साथ मिलकर रोशनी की एक नदी बना रहा था। उस पल आर्थर का ब्रिटिश अहंकार पूरी तरह डूब गया। वहां गंगा के किनारे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे एक ऐसी सभ्यता के सामने खड़े हैं जो उनसे हजारों साल पुरानी है और शायद हजारों साल आगे भी रहेगी। आरती खत्म होने के बाद वे घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। एक युवा सन्यासी, जिसके चेहरे पर तेज था और जिसने भगवा वस्त्र धारण किए थे, उनके पास आकर बैठ गया। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, सन्यासी ने शांत स्वर में कहा। हाँ, आर्थर ने जवाब दिया, हम यह देखने आए थे कि क्या भारत सच में बदल गया है। सन्यासी मुस्कुराया। भारत बदला नहीं है साहब, भारत जाग गया है। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ गई थी, वैसे ही मेरे देश को याद आ गया है कि वह कौन है। हम विज्ञान में भी आगे हैं और वेदों में भी। हमारे एक हाथ में लैपटॉप है और दूसरे हाथ में माला। यही हमारा संतुलन है। आर्थर ने उस सन्यासी को देखा। क्या तुम्हें हमसे नफरत नहीं? हमने तुम पर राज किया था। सन्यासी हंसा। वह हंसी बहुत निर्मल थी। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं साहब। पूरी दुनिया एक परिवार है। हम नफरत नहीं करते, हम सिर्फ माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव। उस रात होटल लौटते समय आर्थर एक शब्द नहीं बोले। उनका समूह भी खामोश था। यह खामोशी हार की नहीं थी, यह एक गहरे आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की थी। आर्थर ने अपने कमरे की बालकनी से काशी की रोशनी को देखा। उन्होंने अपनी डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें वे भारत की बुराइयां लिखने वाले थे। उन्होंने पिछले पन्नों को फाड़ दिया और एक नए पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा, मैं यहां एक शिक्षक बनकर आया था, यह सिखाने की सभ्य कैसे बनते हैं, लेकिन मैं एक छात्र बनकर जा रहा हूं। मैंने सीखा है कि असली विकास कंक्रीट की सड़कों में नहीं, बल्कि उस संस्कार में है जो एक गरीब को भी मेहमान का सम्मान करना सिखाता है। भारत हमसे पीछे नहीं है। भारत एक अलग रास्ते पर है, एक ऐसा रास्ता जो शायद दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका है। अगली सुबह उनकी वापसी की उड़ान थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हवाई अड्डे पर जाने से पहले आर्थर को एक आखिरी और सबसे बड़ा सरप्राइज मिलना बाकी था। एक ऐसा सरप्राइज जो भारत की नई कूटनीतिक और वैश्विक शक्ति, ग्लोबल पावर का प्रतीक था। अगली सुबह जब उनका समूह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर वापस लौट रहा था, गाड़ी में एक भारी सन्नाटा था। यह वो चुप्पी नहीं थी जो यात्रा की शुरुआत में थी जब वे भारत का मजाक उड़ाने की सोच रहे थे। यह एक ऐसी चुप्पी थी जो सम्मान और आत्ममंथन से पैदा होती है। आर्थर ने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की सड़कें सुबह की धूप में चमक रही थीं। तिरंगा झंडा हर दूसरी इमारत पर लहरा रहा था। 7 दिन पहले यह झंडा उन्हें सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा लगता था। आज वही झंडा उन्हें एक शक्ति का प्रतीक लग रहा था। हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार, डिपार्चर गेट पर पहुंचकर मुस्ट में आर्थर की मुलाकात एक युवा भारतीय से हुई। वह लड़का बमुश्किल 25 साल का होगा। उसने एक साधारण जीन्स और टी शर्ट पहनी थी, लेकिन उसके चलने में एक शेर जैसी चाल थी। वह फोन पर किसी से अंग्रेजी में बात कर रहा था और उसकी बातों में करोड़ों के सौदे हो रहे थे। आर्थर, जो अब अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाते थे, उस लड़के के पास गए। माफ करना बेटा, आर्थर ने पूछा, तुम लंदन जा रहे हो?
पढ़ाई करने? लड़के ने फोन रखा और विनम्रता से मुस्कुराया। उसने पैर छूने के लिए थोड़ा झुककर आदर दिखाया, वही संस्कार जो आर्थर को अब सबसे प्रिय लगने लगे थे। नमस्ते सर। नहीं, मैं पढ़ाई करने नहीं जा रहा। मेरी कंपनी लंदन की एक पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनी को खरीदने जा रही है। वे दिवालिया हो रहे थे, तो हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। हमें वहां के लोगों को रोजगार देना है। आर्थर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और सब कुछ खरीद लिया था, और आज भारत का एक 25 साल का नौजवान लंदन जा रहा है ताकि अंग्रेजों की डूबती हुई कंपनी को बचा सके। इतिहास का पहिया पूरा घूम चुका था। शुभकामनाएं बेटा। आर्थर की आवाज कांप गई। तुम सिर्फ कंपनी खरीदने नहीं जा रहे, तुम इतिहास बदलने जा रहे हो। विमान ने उड़ान भरी। जैसे ही भारत की जमीन नीचे छूटने लगी, आर्थर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जॉर्ज से कहा, जॉर्ज, जब हम आए थे तो हमें लगा था कि हम एक गरीब देश में जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम एक अमीर देश से वापस अपनी गरीबी में लौट रहे हैं। पैसों की गरीबी नहीं, बल्कि संस्कृति और भविष्य की गरीबी। 12 घंटे बाद वे लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरे और फर्क साफ था। वहां भारत में हवाई अड्डे पर फूलों की सजावट थी, यहां दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था। वहां कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान थी, यहां इमिग्रेशन अधिकारी गुस्से में चिल्ला रहे थे। वहां 3 मिनट में काम हुआ था, यहां फिर से लंबी कतारें थीं क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा था। बाहर टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल चल रही थी, सड़कें जाम थीं, आसमान में वही पुराना भूरा रंग छाया था। घर वापसी, विलियम ने कड़वाहट से कहा, लेकिन अब यह घर जैसा नहीं लगता। वहां की धूप, वहां के लोगों का प्यार, मुझे उसकी याद आ रही है। अगले दिन उसी पुराने आलीशान क्लब में एक बैठक बुलाई गई। वही कमरा, वही मेज और वही लोग जो आर्थर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। वे सब हंसने के लिए तैयार थे। उन्हें उम्मीद थी कि आर्थर भारत की गरीबी और गंदगी के किस्से सुनाएंगे। मिस्टर आर्थर कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में वही डायरी थी, लेकिन उनकी चाल बदल गई थी। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि एक शांत तेज था, वह तेज जो ज्ञान से आता है। पूरा कमरा शांत हो गया। एक सदस्य ने मजाक में पूछा, तो आर्थर, कैसा रहा तुम्हारा सपेरों का देश? क्या तुम्हें हाथी पर बैठकर सवारी मिली? कुछ लोग हंस पड़े। आर्थर ने डायरी मेज पर रखी। उन्होंने एक लंबा समय लिया, हर एक चेहरे को देखा। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। सपेरों का देश? आर्थर ने पूछा। हाँ, मैंने सपेरे देखे, लेकिन वे सांपों को नहीं, बल्कि तकनीक को नचा रहे थे। तुम पूछते हो कि भारत हमसे कितना पीछे है, तो सुनो, वे हमसे पीछे नहीं हैं। वे एक ऐसी दौड़ में हैं जिसमें हम शामिल ही नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्थर ऐसा कहेंगे। हमने सड़कें बनाई, उन्होंने रास्ते बनाए। हमने मकान बनाए, उन्होंने परिवार बनाए। हमने दवाइयां बेची, उन्होंने जान बचाई। तुम जिस देश को गरीब कहते हो, वहां मैंने एक सब्जी वाली को डिजिटल पेमेंट लेते देखा, जबकि हम यहां आज भी सिक्कों के लिए जेब टटोलते हैं। वहां मैंने ट्रेनों को हवा से बातें करते देखा। वहां मैंने अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज होते देखा। आर्थर की आंखों में पानी भर आया। हम सोचते थे कि हम उनके शिक्षक हैं। हमने उन पर 200 साल राज किया, यह सोचकर कि हम उन्हें सभ्य बना रहे हैं। लेकिन 7 दिनों में मुझे समझ आ गया, असली सभ्यता क्या होती है। यह भारत ने मुझे सिखाया। जब तुम किसी के घर जाते हो और वह तुम्हें अपने भगवान की तरह पूजता है, वह सभ्यता है। जब एक युवा डॉक्टर लाखों की नौकरी छोड़कर अपने गांव की सेवा करता है, वह सभ्यता है। उन्होंने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। मित्रों, आर्थर ने कहा, हमारा सूरज डूब रहा है और उनका सूरज अभी बस उगना शुरू हुआ है। भारत अब दुनिया से मदद मांगने वाला देश नहीं रहा। भारत अब दुनिया को राह दिखाने वाला विश्व गुरु बन चुका है। अगर हमें बचना है, अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, तो हमें भारत पर हंसना बंद करना होगा। हमें उनसे सीखना होगा। हमें भारत के सामने झुकना होगा, गुलामी में नहीं, बल्कि आदर में। आर्थर ने अपनी बात खत्म की और डायरी बंद कर दी। कमरे में इतना सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। उन बूढ़े अंग्रेजों के चेहरे झुक गए थे। सच्चाई कड़वी थी, लेकिन उसे नकारा नहीं जा सकता था। कहानी का अंत आर्थर के शब्द नहीं थे। कहानी का अंत भारत की मिट्टी की वह गूंज थी जो अब पूरी दुनिया सुन रही थी। यह केवल आर्थर की कहानी नहीं है,
ये दुनिया के हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी भारत को कम आंकने की गलती की थी। वे आए थे हमारी कमियां ढूंढने, लेकिन वे अपना अहंकार खोकर गए। आज का भारत अपने अतीत की राख से नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ की आग से खड़ा हुआ है। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को 0-0 दिया और आज हम ही दुनिया को अनंत इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। हमारी नसों में वेद हैं और हाथों में विज्ञान। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम झुकते हैं तो सिर्फ बड़ों के आशीर्वाद के लिए, किसी के दबाव में नहीं। यह नया भारत है, यह आत्मनिर्भर भारत है। जो लोग कहते थे कि भारत का समय आएगा, उनसे कह दो भारत का समय आ नहीं रहा, भारत का समय आ चुका है। दुनिया की निगाहें अब पश्चिम की ओर नहीं, पूरब की ओर हैं, हमारे प्यारे भारतवर्ष की ओर हैं। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। गर्व से कहो हम उस मिट्टी के वारिस हैं जो सोना उगलती है। जय हिंद, जय भारत।